हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द कैरियर मेंटर्स पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में पीएटी के लिए आईएमपी क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें पार्ट 1 में लगभग 25-26 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। लगभग इसमें 20 क्वेश्चन समथिंग हम डिस्कस करेंगे विथ एनालिसिस। ठीक है, तो पूरा संपूर्ण एनालिसिस के साथ हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। क्योंकि बच्चों एक बात याद रखना कि अभी आप कहीं से भी वीडियो देख लेते हो, क्वेश्चंस देख लेते हो, बट वो इफेक्टिव क्यों नहीं होते हो? क्योंकि आप ना डायरेक्ट आंसर रटने की कोशिश करते हो। ये एग्जाम का पैटर्न नहीं है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। कॉन्सेप्चुअल यदि आप जाओगे तभी किसी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि पीएटी बहुत हल्का एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी यूट्यूब चैनल उठाया और वहां से उसने डाल दिया कि भैया ये देख लो, यहाँ से 100% क्वेश्चंस आएंगे, और आप चले गए वहां से देखने। आराम से गए, 1 घंटा आधा घंटा बर्बाद किया, क्वेश्चन रट लिए, एग्जाम में गए, क्वेश्चन आए नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता कि एग्जाम में क्या आना है। इसीलिए मैं ये जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही आएंगे, बट मैं इन एग्जाम के थ्रू जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उससे मैंने ये क्वेश्चन बनाए और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, है ना। फिर चाहे एग्जाम में कोई लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में बदल के क्वेश्चन पूछ ले, वो भी आपसे बनेंगे। तो तैयार हो जाओ, बढ़ते हैं आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ देखो, राइट आंसर तो देख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। अब देखो, आप जाओगे वहां पर क्या करोगे, डायरेक्टली आप गए और आपने क्या बोला, डायरेक्ट पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, और आपने धड़ाम से आंसर लगा दिया। आपको ये नहीं पढ़ा कि है पूछ रहे हैं, नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा बेटा, नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। तो आपको क्या लगाना है, राइट आंसर क्या है हमारा, फूल गोभी। बिल्कुल। मूंगफली आपकी कब लगाई जाती है, खरीफ सीजन में। चावल खरीफ सीजन में, मक्का जो है खरीफ सीजन में। तो राइट आंसर आपका ये है। तो अब देखो, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात, लेकिन हर बार आपको एग्जाम में, आपके पीएटी एग्जाम में चाहे, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, इस बार आईसीआर आपका खत्म है तो सीयूईटी भी इसी के अंडर में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लिया। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके सीजन से। सीजन यानी क्रॉपिंग सीजन से। कितने सीजन होते हैं देख लेते हैं 1 बाय 1। चलिए आगे देखते हैं कितने सीजन होते हैं। तो ये मैंने इसमें पूरा मेंशन किया है भाई, कौन कौन से सीजन होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखो, बाकी आप खुद समझदार हो, पढ़ लेना। तो यहां हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में 3 सीजन होते हैं। कौन से, खरीफ की फसलें, है ना। यानी ऋतुओं के आधार पर, सीजन के आधार पर देखें तो फसलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं बेटा, खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या हैं, इन फसलों की बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक की जाती है। खरीफ सीजन में जो फसलें होती हैं बेटा, उनकी बुआई कब की जाती है, आपकी 15 जून से 15 जुलाई के बीच की जाती है। इनके अंकुरण का समय, है ना, अंकुरण जानते हो, जर्मिनेशन। तो इनके अंकुरण का समय एवं वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए तापमान कितना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, याद रखना, इनके एग्जाम्पल यानी उदाहरण तो याद करके ही जाना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आते हैं बेटा। कैसे, सोयाबीन भाई कब लगाया जाता है, खरीफ में। कई बच्चों को पता नहीं होगा कपास कौन से ऋतु की फसल है, खरीफ की है या रबी की है। तो कपास भी बेटा किसकी है, आपकी खरीफ ऋतु की, है ना, खरीफ सीजन की। इसके बाद अरहर, अरहर आपकी कैसी है, बहुवर्षीय में आती है। ठीक है, लेकिन ये भी आपकी कब लगाई जाती है, खरीफ ऋतु में। ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, लोबिया, ढैंचा, सनई, ये सब पढ़ लेना।
है ना। ये पीडीएफ मैं क्या करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से उठा के इसको पढ़ लेना। इसके बाद रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, या फिर रबी सीजन की फसलों में क्या विशेषताएं होती हैं। तो रबी सीजन की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई कब की जाती है बेटा, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, क्योंकि इनके लिए, इनके अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और कम तापमान, यानी तापमान कितना चाहिए, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी फसलें, उदाहरण देख लेते हैं। गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों, मटर, रिजका, मसूर, आलू, लाही, जई, अलसी, गन्ना, तंबाकू, चुकंदर एक्सेट्रा, यानी आदि। ये सारी कौन सी फसलें आएंगी, आपकी रबी की फसलें। अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपको नोट डाउन करनी है, कौन कौन सी चीजें, ध्यान से देखना। यदि आप इस वीडियो को देखोगे अच्छे से तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो आईएमपी कौन सा है, आपको सबसे पहले जैसे खरीफ का पूछा जाता है आपका कि खरीफ की फसलों के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आपका रबी का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कौन सी जलवायु होती है, तो ठंडी जलवायु। खरीफ में कौन सी होती है बेटा, गर्म, आर्द्र एवं नम जलवायु बोल सकते हो, गर्म जलवायु बोल सकते हो, सॉरी, आर्द्र एवं गर्म जलवायु। इसके बाद बात करते हैं जायद की फसलों की। जायद की फसलें कौन सी है बेटा, जिनकी बुआई हम मार्च अप्रैल में करते हैं। कब करते हैं, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल बोले तो 1 से 30 अप्रैल के बीच में तक की जाती है। इनकी वृद्धि अधिक प्रकाश एवं अधिक ताप, मतलब ऐसी फसलें लगाओगे जिनकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, उन्हें अधिक ताप, क्या चाहिए, अधिक तापमान की आवश्यकता हो और अधिक प्रकाश की। इसलिए इन फसलों को हम किस में लगाते हैं, जायद में लगाते हैं। जैसे आप मूंग को लगा लो, उड़द को लगा लो, ज्वार लगा लो, चरी लगा लो, मक्का, सूरजमुखी, कद्दू, ये सब आपकी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां आती है खरीफ में आती है। तो यहाँ पर ये 3 सीजन रट लो, दिमाग में रख लो अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखो मेरा सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखाया, सही आंसर बताया, ये मतलब नहीं है। ये देखो मैंने उस क्वेश्चन से एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कृषि प्रणाली का उदाहरण नहीं है। एकीकृत बोले तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग। Which among the following is the example of integrated farming system, है ना। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कृषि प्रणाली का उदाहरण है। तो देखते हैं भाई, अब बताओ मुझे, कमेंट में आंसर करके जरूर बताना। तो कौन सा है, फसल, मछली, कुक्कुट पालन। यदि इन तीनों को एक साथ, इंटीग्रेशन का मतलब पता है क्या होता है, जोड़ना, इंटीग्रेट करना, है ना, एक दूसरे को रिलेट करना, जोड़ना, एक साथ, सीधी सी बात, एक साथ। तो क्या हम फसल उत्पादन के साथ मछली पालन भी कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या कुक्कुट पालन भी कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो सकता है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देख ले, हो सकता वो भी सही हो। तो हम क्या क्रॉप के साथ, यानी फसलों के साथ फिश फार्मिंग यानी मछली उत्पादन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मशरूम कर सकते हैं? अब बोलोगे जी ठीक है। इसके बाद देखो फसल, डेयरी, बायोगैस, ये भी लग रहा है भाई। अब बोलोगे सर ये भी लग रहा है। इसके बाद देखो फसल, बकरी, कृषि वानिकी, अब बोलोगे सर ये भी लग रहा है। तो बेटा देखो इंटीग्रेटेड का मतलब एक अलग होता है, तीनों को एक ही जगह में मिलाकर एक ही फील्ड में करना, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसमें, राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी फसल, मछली और कुक्कुट पालन। अब देखो मैं आपको आगे एक पिक्चर से समझाता हूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है। आप यहां पर देख रहे हो पिक्चर में क्या दिख रहा है, बोलो पिक्चर दिख रही है, मजा आ रहा है। चलो मजे नहीं लेना है बेटा, इससे समझना है हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेटेड में मतलब देखो ये जो किसान है, ये जो फार्मर है यहाँ पर, इसने क्या किया है, इसका ये फील्ड है, इस फील्ड में क्या भरा है, पानी, और इस फील्ड में उसने क्या लगा दिया भाई, धान के लिए क्या चाहिए, सबमर्ज कंडीशन यानी जलमग्न अवस्था, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी में ही तो धान लगती है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर धान भी लगा रखी है और ऊपर से इसने देखो यहाँ ऊपर एक केज बना दिया है भाई,
पोल्ट्री यानी कुक्कुट के लिए एक केज बना दिया, एक बाड़ा टाइप से बना दिया है, और ऊपर इसने किसको रखा है? कुक्कुट को यानी मुर्गियों को रखा है। इसमें रखा है कि नहीं रखा? अब बोलोगे सर मुर्गियां, मुर्गा नहीं रख सकता। ठीक है भाई, रख लेते हैं जो भी है। तो यहाँ पर इसने क्या रखा है? मुर्गियों को रखा है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब ये जो मुर्गियां हैं इनका जो वेस्ट निकलेगा वो, अब पढ़ा है ना हमने मैन्यूर, ऑर्गेनिक मैन्यूर, तो ये जैविक खाद बनेगा, और ये जो वेस्ट है ये किसे मिलेगा बेटा? इन धान की फसलों को मिल जाएगा। तो जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये किसे मिलेगा? ये मिलेगा फसलों को। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इसके साथ देखो दो चीजें हो गई एक साथ। इसके साथ साथ ये जो पानी भरा है, तो इसने सोचा भाई पानी के साथ साथ क्या करें, मछलियां भी छोड़ दो, है ना। तो इसने क्या किया, इसमें फिशेस भी यहाँ पर रियर कर ली और छोड़ दी। तो यहाँ से जो मुर्गियों का वेस्ट निकला, यहाँ से इसको फसल को देखो खाद भी मिल गई, ऊपर से आपकी मुर्गियों को आपकी मछलियों को भी क्या मिल गया? खाना मिल गया। तो तीन चीजें एक साथ कर रहा है ये, तो इसको डबल या ट्रिपल मुनाफा होगा कि नहीं होगा भाई? इसकी ट्रिपल इनकम होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसे बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड, मतलब एक ही जगह पर हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब तीन चीजों को एक साथ कर रहे हैं एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं। यदि ना समझ में आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रहा हूं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर फाइबर क्रांति, यानी सिल्वर फाइबर क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर क्रांति किस फसल से संबंधित है भाई? अंडा उत्पादन से हो सकता है, कपास उत्पादन से हो सकता है, मछली उत्पादन से हो सकता है, या फिर अगला फिर से यहीं पर लिख गया मछली उत्पादन, इसको भूल जाओ। ठीक है, तीन ऑप्शन से ही बता दो मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो इसमें राइट आंसर फिर मैं ही बता देता हूं, क्या होगा राइट आंसर बच्चों? राइट आंसर हमारा होगा आपका कपास से। देखो सिल्वर, आप कहीं बोलेंगे सर अंडा उत्पादन से, बेटा फाइबर भी तो जुड़ा है उसमें। क्या लगा है? फाइबर। तो फाइबर मतलब क्या होता है? रेशा। क्या होता है? रेशा। तो सिल्वर कलर का किसका होता है? कपास का। अब देखो आगे आगे देखो, मैंने ये पूरा मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? यहां से क्वेश्चन आया तो मैंने पूरा उठा के आपको दे दिया डेटा। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, इस वीडियो को पॉज करो आराम से और इस डेटा को अपनी कॉपी में लिखो और इसको रट डालो, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर आपका यहां से 100% पक्का है भाई, है ना। तो इसको क्या करना है, अपने को कॉपी में वीडियो को पॉज करना और कॉपी में लिख लेना। मैं यहाँ पर पढ़ के पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा यार, आप लोग पढ़े लिखे हो तो पढ़ लोगे, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्षा 500 मिलीमीटर से कम है तो यह किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है। मान लो किसी रीजन, किसी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 500 मिलीमीटर ही हो रही है या उससे कम है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, से कम है ना, लेस देन 500 मिलीमीटर से कम है। तो पूछा जा रहा है कि भाई ये किस जलवायु क्षेत्र के अंदर आएगा, अर्ध शुष्क, शुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु या आर्द्र जलवायु। इंग्लिश में कहो तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, सेमी एरिड, अर्ध शुष्क को सेमी एरिड बोलते हैं, शुष्क को एरिड बोलते हैं, उपाद्र को क्या बोलते हैं, सम ह्यूमिड, और आर्द्र को बोलते हैं बेटा ह्यूमिड। तो ये किसके अंदर में आएगा, राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अर्ध शुष्क। अब देखो यहां से क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया था, सॉरी 22 के एग्जाम में भी आया था। तो यहां पर मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ये देखो बेटा, यदि किसी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा मिमी मतलब मिलीमीटर 250 मिलीमीटर से, कितना बोला, 250 mm से, 250 mm से क्या है बेटा, कम है, लेस देन मतलब कम। यदि कम है तो ये किस में आएगी, शुष्क क्षेत्र जलवायु में आएगी। शुष्क बोले तो एरिड रीजन में आएगी। कौन से रीजन में आएगी,
एरिड में आएगी। इसके बाद यदि किसी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 250 से 500 मिलीमीटर के बीच में है तो क्या होगा बेटा, अर्धशुष्क, यानी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको सेमी एरिड। इसके बाद यदि किसी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 500 से 1000 मिलीमीटर के बीच में है तो ये क्या आएगा आपका, सब ह्यूमिड। और यदि किसी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा आपकी 1000 मिलीमीटर यानी ग्रेटर देन 1000 मिलीमीटर, इट विल बी कम अंडर ह्यूमिड रीजन। कौन से रीजन में आएगी बेटा, आर्द्र रीजन में आएगी, यानी आर्द्र क्षेत्र में आएगी। तो इसको भी याद कर लेना अच्छे से, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषक सक्रिय विकिरण किस श्रेणी में होता है। पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषक सक्रिय विकिरण किस श्रेणी में होता है। यानी ये पूछा गया डायरेक्टली क्वेश्चन के वह प्रकाश का रेंज पूछा है इसमें कि कौन सी प्रकाश तरंगदैर्घ्य की रेंज है जिसमें हम देख सकते हैं, यानी विजिबल लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है जिसमें हम देख सकते हैं, और उसी रेंज में आपका प्लांट जो है, पौधा जो है क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज करेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि 400 से 700 nm में होता है, nm मतलब नैनोमीटर में। राइट आंसर, ये गलत आंसर है बेटा, इसको सुधार लेना, डायरेक्ट पीपीटी में लग गया। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मैं सही आंसर बता देता हूं, ये देखो राइट आंसर हमारा ये है, ना कि बी। तो 400 से 700 nm के बीच में क्या होता है आपका, प्रकाश संश्लेषक सक्रिय विकिरण, यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आता है आपका, ठीक है, इसको सुधार लेना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टमाटर एवं सूर्यमुखी पूरे वर्ष भर उगाए जा सकते हैं क्योंकि ये होते हैं, क्या होते हैं ये, लघु दिवसीय यानी शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, या फिर दीर्घ प्रकाशीय लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, या दीर्घ प्रकाशीय लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, या फिर ये डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं बेटा, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ये कैसे होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। अब समझना बिल्कुल ये थ्योरी, आगे देखो पूरी चीजें मैं बता रहा हूं। यहां पर सिर्फ पूछा गया कि टमाटर और सूरजमुखी पूरे वर्ष भर, यानी इनको किसी भी सीजन में आप ग्रो कर दो। क्यों, अब मैं बता रहा हूं आगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग डे प्लांट या डी न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स या फिर लॉन्ग डे प्लांट या फिर डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना बिल्कुल, यहां पर प्रकाश अवधि या दीप्तकालिता के आधार पर जो फसलें हैं या प्लांट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक, यानी प्रकाश अवधि के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। एक कौन से प्लांट्स हैं, वो अल्प प्रकाशकालीन पौधे, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं। इनको शॉर्ट डे प्लांट्स क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनो। इन फसलों के पुष्पन के लिए, यानी फलने के लिए, फूलने के लिए 8 से 18 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि इनको 24 घंटे में 8 से 11 घंटे ही प्रकाश मिल जाए तो भैया ये सरवाइव कर जाते हैं, पुष्पन फलन सब कुछ कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो जाती है, अपना भोजन वगैरह सब कुछ बना लेते हैं, पका लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो इनके लिए इनको क्या बोल दिया भाई, शॉर्ट डे प्लांट्स, क्योंकि इनको लाइट की रिक्वायरमेंट सिर्फ 8 से 11। ये वैल्यू याद रखना बेटा, ये वैल्यू याद रखना, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए प्रकाश की आवश्यकता कितने घंटे होती है, तो 8 घंटे, 8 से 11 घंटे के बीच में। अब मैंने बोला कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं वो कौन से होते हैं, तो इन फसलों के लिए प्रतिदिन कम से कम, क्या लिखा है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना, कम से कम 11 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। यानी ये बोल रहे हैं भाई साहब कि मुझे कम से कम दिन में 11 घंटे का प्रकाश चाहिए, तभी मैं पुष्पन करूंगा, फ्लावरिंग करूंगा, तभी मैं फलूंगा फूलूंगा, तभी मैं फोटोसिंथेसिस कर पाऊंगा, तभी मैं अपना भोजन बना पाऊंगा। यदि नहीं मिला तो राम राम, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, तो कम से कम इनको कितना चाहिए,
11 घंटे की प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, लॉन्ग डे प्लांट्स। अब देखते हैं एक और कैटेगरी आती है डे न्यूट्रल प्लांट्स की। तो ये डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं, तो डे न्यूट्रल प्लांट्स कुछ नहीं है भाई, इन फसलों के पुष्पन एवं फलन पर प्रकाश अवधि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि चाहे तुम 8 घंटे हमें लाइट दे दो, चाहे 11 घंटे दे दो, चाहे 15 घंटे दे दो, 15 घंटे तो नहीं होती क्योंकि दिन ही होता है 12 घंटे का, ठीक है, तो चाहे आप कितने भी घंटे इनको लाइट दे दो, 8 दे दो, 11 दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। मिल गई तो भी अच्छे है, ना मिली तब भी अच्छा है हमारे लिए। हम तो अपनी एक्टिविटीज करेंगे, हम तो अपने पुष्पन लाएंगे भाई, फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, सूरज भगवान से ये बोलते हैं कि भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा करना हो वैसा कर दो, है ना। तो इनको बोलते हैं डे न्यूट्रल, इन पर कोई प्रकाश के अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे पौधों को क्या बोल देते हैं हम, डे न्यूट्रल। अब इनमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके एग्जाम्पल्स का कि इनमें से कौन सा डे न्यूट्रल है, कौन सा शॉर्ट डे है, कौन सा लॉन्ग डे है। तो बेटा इनके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जैसे शॉर्ट डे कौन कौन से होते हैं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये कैसे हैं बेटा, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। अब इसके बाद एक चीज मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, इसके बाद देखो जो लॉन्ग डे प्लांट्स है वो कौन से हैं आपके, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, जई, बरसीम, प्याज एक्सेट्रा, ये आपके कौन से लॉन्ग डे प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से, कपास, सूर्यमुखी, टमाटर, मक्का, धान बोनी जाती है, जैसे पद्मा धान की जो वैरायटी है ना, जो ड्वार्फ वैरायटी, उनके बारे में। तो देखना अभी क्या पूछा था हमसे, टमाटर और सूरजमुखी, तो टमाटर और सूरजमुखी कैसा है, डे न्यूट्रल है, यानी इसको लाइट का, इस पे लाइट का प्रभाव कुछ पड़ने ही वाला नहीं है, इसीलिए हम इसको पूरे वर्ष भर उगा सकते हैं। भाई कोई भी सीजन में उगा लो, चाहे आपका जायद हो, चाहे आपका रबी हो, चाहे आपका खरीफ हो, किसी भी सीजन में उगा सकते हो। इसीलिए बोला गया है कि इन्हें हम क्या कब उगा सकते हैं, पूरे वर्ष भर इनको उगा सकते हैं। समझ में आई ये बात, ठीक है, यदि आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, थैंक यू मां साहब। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें ये देख लिया, पूरा समझ गए। अब यहाँ पर मुझे एक कॉन्सेप्ट, बस ये एक चीज माइंड में याद रखना बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखना, जितने भी आपके देखो जैसे कुछ खरीफ की, देखो सभी तो नहीं लेकिन एक अपन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, जो खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ ऋतु की फसलें होती हैं, तो फिर भाई खरीफ में क्या होता है कि सूरज बहुत ही कम निकलता है, कम टाइम के लिए निकलता है, बारिश हो रही है, बादल हैं तो नहीं निकल पाता। तो अधिकतर जो खरीफ की फसलें होती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट डे होती हैं। अब रबी की अपेक्षा, रबी में देखो तो वो लॉन्ग डे होंगी, क्यों, क्योंकि बेटा वहां पर आपने देखा होगा अच्छा धूप भी निकलती है बहुत अच्छी, और जायद की तो वैसे ही होंगी, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा मैंने एक ट्रिक बताई है, मतलब भाई एग्जाम्पल याद रखना, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस ट्रिक से ही हर चीज सॉल्व करो बस। चलो नेक्स्ट क्या है, विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के जनक कौन हैं, क्वेश्चन पूछा गया। तो जेट्रो, आर्नन, पीटर डिकेसेंजी या फिर लीबेक, तो राइट आंसर कौन सा है, ये तो बिल्कुल आपका वैसा क्वेश्चन है, तो कौन है, पीटर डिकेसेंजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कृषि की वह शाखा जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कृषि की वह शाखा जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंधित है, अरे बता दो भाई राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा शस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। देखो यहां पर क्या लिखा है, फसल उत्पादन, तो समझ जाना चाहिए फसल उत्पादन मतलब एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान। चलो नेक्स्ट क्या है, केल्विन चक्र संबंधित है, केल्विन चक्र, कई बार ये क्वेश्चन आता है, केल्विन चक्र, केल्विन चक्र किससे संबंधित है आपका, तो क्वेश्चन है आपका केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, वाष्पोत्सर्जन से या स्थानांतरण से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण से। तो केल्विन चक्र जो संबंधित है वो किससे है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, यानी जब पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज होती है, क्रिया होती है, उस दौरान ये चक्र चलता है, क्या चलता है, चक्र चलता है, ठीक है। मुझे यदि किसी को पता ना उसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसको पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा विथ इसका डायग्राम के साथ, तब ये समझ में आएगा केल्विन चक्र क्या होता है।
तो पौधे जिनमें फूल आना एवं फलना प्रकाश पर निर्भर नहीं होता उन्हें कहते हैं। भाई अभी तो बन जाना चाहिए, ये मैंने पूरा बता दिया। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है कि फूल आना एवं फलना, है ना, यानी फलना फूलना प्रकाश पर निर्भर नहीं होता। तो क्या कहलाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा हमारा डी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कौन सा, दिन उदासीन यानी डे न्यूट्रल प्लांट्स। कौन से प्लांट बेटा, डे न्यूट्रल प्लांट्स। यानी अब मैंने क्या बताया था डे न्यूट्रल प्लांट्स का, इन पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, चाहे 8 घंटे मिले चाहे 11 घंटे मिले। ये बोलते भाई साहब हमें मतलब ही नहीं है, हम तो अपना खाना खुद बना लेंगे, मतलब प्रकाश की हमें कोई जरूरत नहीं है, मिले चाहे ना बने हम अपना काम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेपियर घास जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हाथी घास, कैसी चारे की फसल है। क्या 1 वर्षीय है, क्या 2 वर्षीय है, क्या बहुवर्षीय। तो कौन सी है भाई साहब, देखते हैं। राइट आंसर है बहुवर्षीय। अब देखते हैं थोड़ा सा कि बहुवर्षीय और 1 वर्षीय क्या होते हैं। अब बहुवर्षीय और 1 वर्षीय कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों ध्यान से देखना। 1 वर्षीय वे पौधे होते हैं जो अपना जीवन चक्र, अपना जीवन काल क्या करते हैं, पूरा जो जीवन काल है इनका, अपना जीवन काल 1 वर्ष में ही, कैसा, 1 वर्ष में ही क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में ही पूरा जीवन काल कर लेते हैं। 2 वर्षीय पौधे क्या होते हैं, 2 वर्षीय यानी आपके जो 2 वर्षीय पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि ये पहले वर्ष क्या करेंगे, वानस्पतिक। ओहो कैसे लिखते हैं, पहले वर्ष क्या करेंगे ये, वानस्पतिक वृद्धि। कब, प्रथम वर्ष में, है ना, पहले साल। और सेकेंड ईयर में ये क्या करेंगे, दूसरी साल करेंगे बेटा फलन। क्या करेंगे, फलन और बीज का निर्माण। यानी ये 2 वर्षों में अपना जीवन काल पूरा करेंगे, सीधी सी बात है, इतना क्यों घुमा रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्या है, ये 2 वर्षीय ये क्या करते हैं, प्रथम वर्ष में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, कौन सी, वानस्पतिक। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में क्या करेंगे, फलन। और इस तरह ये तीसरे साल में भी फलन करते रहेंगे, चौथे साल में भी फलन करते रहेंगे, इसीलिए इनको बहुवर्षीय। अब पता नहीं है कब तक, कई साल तक प्लांट रह सकता है, फलन फूलन करता रहता है। तो ये होते हैं 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय मतलब से ये 1 ही वर्ष में अपना पूरा जीवन काल समाप्त कर देंगे, जीवन लीला, ठीक है, पूरी क्रियाएं कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, यानी प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। किसमें होती है, नारियल में या मूंगफली में या सूरजमुखी में या सोयाबीन में। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या होगा, किसमें होती है, प्रोटीन भी अच्छा पाया जाता है और आपका क्या पाया जाता है, वसा यानी फैट। तो बेटा नारियल में तेल होता है, मूंगफली में तेल पड़ा है हमने, सोयाबीन में भी तेल होता है, सूरजमुखी बचा है, यही होता है। अबे गधो, सूरजमुखी नहीं होता, पता है क्या होता है, सोयाबीन। राइट आंसर क्या है, सोयाबीन। तो सोयाबीन में प्रोटीन भी अच्छा माना जाता है, क्यों, जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना, सोयाबीन को क्या बोलते हैं, वंडर क्रॉप, जादुई फसल, है ना, गरीबों का मांस। क्या बोलते हैं, गरीबों का मांस। गरीबों का मांस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा और वसा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। बेचारे जो गरीब होते हैं वो सोयाबीन से ही खा लेते, तो प्रोटीन मिल जाता है। नेक्स्ट लिखो, नाइजर एक फसल है। ये नाइजर जो है दलहनी है, तिलहनी है, या रेशे वाली है, या अन्न वाली है, यानी अनाज वाली। तो नाइजर एक फसल है, कौन सी है, नाइजर कौन सी है बेटा, रेशे वाली फसल है या कौन सी है, राइट आंसर होगी तिलहनी फसल। कौन सी है, तिलहनी, है ना। चलो, अलसी जो है किस कुल यानी फैमिली से संबंधित है, लिलिएसी, लिनिएसी, पेडिलिएसी या टेलिलिएसी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, लिनिएसी। अलसी किससे संबंधित है, लिनिएसी से, है ना। तो देखो फैमिली से
कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने इस टेस्ट में आपका फैमिली वाला क्वेश्चन डाला। अब देखो ये मैंने मेंशन कर दिए हैं कि वानस्पतिक वर्गीकरण, घास कुल, ग्रैमनी से कौन कौन से आते हैं, दलहनी से कौन से आते हैं, सोलेनेसी से कौन से आते हैं, सरसों से कौन से आते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लेना है, याद करना है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है और इनको अपने माइंड में रख लेना है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम चाहे वो पीएटी हो चाहे सीयूईटी हो, ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने की 100% संभावना होती है, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भिंडी की कुल कुछ पंक्तियों को कपास की फसलों के चारों ओर उगाया जाता है, ये कौन सी क्रॉप कहलाएगी? क्या उसे कैश क्रॉप बोलेंगे, क्या उसे कैच क्रॉप बोलेंगे, क्या उसे ट्रैप क्रॉप बोलेंगे, क्या उसे गार्ड क्रॉप बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या है, देखो जब भिंडी लगी है, मान लो भिंडी लगी है, तो सॉरी कपास लगी है और कपास को हमने किसके चारों ओर लगा दिया, भिंडी, सॉरी कपास के चारों ओर क्या लगा दी, भिंडी की कुछ पंक्तियां लगा दी। अभी एक क्वेश्चन हम जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन करके आए ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना तो ये क्या कहलाएगी बेटा, आपकी क्या कहलाएगी, ट्रैप क्रॉप, फांस फसल है ना, शिकारी फसल है। समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहां पे मैंने पूरी चीजें मेंशन कर दी हैं, कौन सी क्रॉप क्या कहलाती है। तो नगदी फसलें क्या कहलाती हैं, कैच क्रॉप क्या कहलाती है, मृदा आरक्षक फसलें क्या कहलाती हैं, आपकी हरी खाद वाली फसलें क्या कहलाती हैं, कीट आकर्षक या ट्रैप क्रॉप या कीट जाल फसलें क्या कहलाती है, या आपकी इंडिकेटर क्रॉप्स क्या कहलाती है, प्रे या स्मोथर क्रॉप्स क्या कहलाती है, शिकारी फसलें, या फिर आपकी हब क्रॉप्स क्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना, इस वीडियो को पॉज करना और या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें बेटा अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, प्रथम पूर्ण जैविक, ये जैसिक नहीं है, जैविक कृषि वाला राज्य जहां पर कंप्लीटली 100% पूरी कैसी खेती की जाती है, जैविक खेती की जाती है, तो कौन सा राज्य है, सिक्किम हमारा राइट आंसर होगा। सिक्किम जो राज्य है बेटा को कैसा है आपका, कंप्लीट जैविक कृषि वाला राज्य सिक्किम। चलो नेक्स्ट है हमारा, विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक साथ उगाना, यह पैदा करना क्या कहलाता है, यानी अलग अलग हाइट के पौधों को, भाई कोई इतनी हाइट का है, कोई इतना है, कोई इतना है, अलग अलग हाइट के प्लांट्स को एक ही फील्ड में एक साथ उगाना क्या कहलाता है, ये पूछा गया। क्या बहुल फसलोत्पादन कहलाता है, क्या बहुस्तरीय फसलोत्पादन कहलाता है, क्या संयुक्त या रैले फसलोत्पादन कहलाता है, या फिर आपका मिश्रित फसलोत्पादन कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा बहुस्तरीय फसलोत्पादन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी लेयरिंग फार्मिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टी लेयरिंग फार्मिंग। अब देखो कुछ मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ये टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग में के अंदर में आ जाएगा बेटा, ये अंतर सस्यन के प्रकार के अंदर में आ जाएगा। समांतर सस्यन पैरेलल क्रॉपिंग क्या कहलाती है, सहचर क्या कहलाता है, सहक्रियावादी सस्यन क्या कहलाता है, या फिर बहुस्तरीय सस्यन क्या कहलाता है। तो देख लो यहाँ पर, एक बार एक काम करना, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो क्या करना है, इसको पढ़ना है आपको, और यदि नहीं बनता है तो मैं एक बार फिर से इन पर, देखो क्या होता है बच्चों, इन पर कंप्लीटली टॉपिक्स बनाए जा सकते हैं, बट मैंने इसको शॉर्ट में आपको ब्रीफली जितना हो सकता है एक समराइज करके इसको दिया है, ताकि इजीली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। यदि जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से, इनको अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लो, आपसे 100% बनेंगे। तो हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर। अब जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई बहुस्तरीय सस्यन या मल्टी स्टोरीज क्रॉपिंग्स क्या कहलाती है, कुछ नहीं कहलाती है भाई। भूमि के किसी निश्चित क्षेत्रफल में, क्या कहा गया इसमें, भूमि के किसी निश्चित क्षेत्रफल में, ओहो 1 मिनट, भूमि के किसी निश्चित क्षेत्रफल में एक ही समय में, यानी समय कैसा होना चाहिए, एक ही समय में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को एक साथ उगाना, बहुमंजिली यानी मल्टी स्टोरीज। ठीक है, या मल्टी लेयरिंग कुछ भी बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो, गन्ना, हाइट देखो गन्ने की कितनी होती है, सरसों की हाइट देखो कितनी होती है, गन्ना थोड़ा बड़ा, सरसों की हाइट छोटी। मान लो ये क्या है, गन्ना, सरसों क्या है, इतना है,
और पोटैटो क्या इत्तू सा, देखो हो गई ना इनकी हाइट। ये देखो यहाँ से हाइट क्या हो जाएगी, अलग अलग है। इसको देखो जैसे हम स्टोरी बनाते हैं ना, मल्टी, मल्टी क्यों बोलते हैं, जो मकान बनाते हैं उसे मल्टी क्यों बोलते हैं। किसी की बिल्डिंग 3 मंजिल, किसी की 2 मंजिल, किसी की 1 मंजिल है, तो मल्टी क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि अलग अलग होती है, मल्टी स्टोरीज, समझ रहे हो, अलग अलग हाइट अलग अलग होती है ना। अब देखोगे कभी टेरेस पर चढ़ के किसी का इतना ऊंचा घर है, किसी का नीचा है, इस टाइप से क्रॉपिंग भी, मतलब अलग अलग ऊंचाई के पौधों को एक साथ उगा रहे हो एक ही समय में। इसके बाद सहक्रियावादी, कंपेनियन, ये तो पढ़ा होगा आपने, पढ़ लेना, और ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और इस टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन। खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को बोना, है ना, दूसरी फसल को बोना क्या कहलाता है, ये क्या कहते हैं। तो बहुल फसलोत्पादन, बहुस्तरीय फसलोत्पादन, या संयुक्त या रिले फसलोत्पादन, या फिर आपका मिश्रित फसलोत्पादन। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा रिले। ठीक है, क्या होगा, रिले। ये देखो रिले क्रॉपिंग क्या कहलाती है, रिले को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अभिराम शस्यन या रिले क्रॉपिंग। यानी खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल की बुआई कर देना, पहली फसल परिपक्व होने से पहले दूसरी फसल की बुआई की जाती है। जैसे आपने क्या लगाया, मक्का, तो मक्का खड़ी है, ठीक है, वो कटाई नहीं हुई है, लेकिन वो कैसी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। उसके पहले उसमें क्या लगा दो, गेहूं, जैसे सॉरी आलू लगा दो। अब जैसे मान लो गेहूं का खेत है, गेहूं की फसल पकने के लिए तैयार है, मैच्योर है, लेकिन कटाई नहीं हुई, उसी में आप क्या लगा दो, मूंग। अब इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये देखो बेटा, ये गेहूं की कटाई नहीं हुई है, लेकिन पहले से इसमें क्या लगा दिया गया था, मूंग। तो क्या है आपकी, ये कौन सी खेती कहलाएगी, रिले। अब मक्का में क्या लगा सकते हो आप, आलू लगा दो, या तोरिया, या मूंग। अब देखना, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये करने की जरूरत क्या है, कहाँ की जाती है, तो जहां पर बेटा पानी की क्या होती है, कमी, क्या होगी, कमी होगी, वहां पर इस प्रकार की रिले क्रॉपिंग को अपनाया जाता है, ताकि क्या हो सके, क्या हो सके, ताकि जो पहली फसल है भाई, वो तो पहली जो फसल है वो कैसी हो चुकी है भाई, वो पक चुकी है, कैसी हो चुकी है, ये देखो पहली फसल, ये वाली जो फसल है बेटा, ये फसल कैसी हो चुकी है, पक चुकी है ना, ये पक चुकी है। अब क्या है, जो नमी इसके अंदर है, जमीन के अंदर, अब इस नमी को कौन सी फसल, जो आपने दूसरी फसल लगाई, हार्वेस्टिंग नहीं की, लेकिन फिर भी आपने जो फसल लगाई है उसको ये नमी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पहली फसल की जो नमी बची हुई है दूसरी फसल को मिल जाए, है ना, ताकि दूसरी फसल क्या हो जाए, सरवाइव कर जाए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का। चलो अब तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में कुछ हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चंस लाएंगे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस एग्जाम प्रोस्पेक्ट से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, तो भाई हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि हम इस टाइप्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको और लाएं। क्योंकि एक बात याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होना है, यदि आपका कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चंस का क्लियर होगा, उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो वैसे ही लैंग्वेज के और सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।